नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति सैनी और आप देख रहे हैं जी राजस्थान का स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात। ये प्रोग्राम आपको उन शख्सियत से रूबरू करवाता है जो समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अलग अलग कार्य क्षेत्र से अलग अलग फील्ड से होते हैं लेकिन सोसाइटी में काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। और आज हमारे खास मुलाकात में स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर सुषमा महाजन। थैंक यू। जो 24 सालों से एज ए रेडियोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं और साथ ही बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। थैंक यू। और जो जयपुर है उसके आर्ट कला जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की कला का जिक्र हर जगह किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये मुकाम दिलाया यहाँ के कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने। तो आपकी भी कला का सफ़र हम जानना चाहेंगे, कब और कैसे शुरुआत हुई? मैं 25 ईयर्स से एज ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ और जब मैंने कला का जो सफ़र आप कह रहे हो स्टार्ट किया उसको 5 साल होने वाले हैं। और 2020 में मेरी बेटी 12th में थी, उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स थे और उसको मैंने फाइन आर्ट सब्जेक्ट लेके दिया था। वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी, तो उसने मुझे बोला मम्मा आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो उसको सिखाने के लिए मैं वाटर कलर पेपर और पिगमेंट लाई थी और उसको सिखाने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, क्योंकि आप कुछ एक बेसिक पोस्टर बनाते हो तो आपको वीडियोस देख के मज़ा आता है कि बड़ा अच्छा है, इजी है। तो उसको सिखाने के लिए मैंने देखे और मुझे अच्छा लगा और हम 2-3 हफ्ते में वो बना पाए। उसने एग्ज़ाम दिया, हमने सब कुछ पैक किया और बंद कर दिया। और आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ मार्च में उसका बोर्ड ख़त्म हुआ और विद इन 10 डेज़ कोविड लॉकडाउन हो गया और सडनली मेरा हॉस्पिटल 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा जब कोविड हुआ था सब कुछ बंद हो गया था, सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल। तो ऐसे टाइम में, क्योंकि जस्ट 10 दिन 15 दिन पहले मैं वाटर कलर को एंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना टाइम पास किया जाए। तो ऐसे मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। ये कोई बचपन का पैशन ऐसा नहीं था कि सिमर कर रहा था, उसको टाइम नहीं मिल दे पा रही थी। ये मेरी बेटी के कारण, उसको सिखाने के कारण मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो मतलब केवल यूट्यूब वीडियोस देखने से आप इतने मोटिवेट हो गए इस चीज़ को लेकर, या फिर आर्ट में पहले से ही बचपन से कोई इंटरेस्ट था आपको? नहीं, बचपन से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो डेफिनेटली हम लोग कुछ ड्रॉ तो करते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने डायग्राम बनाने पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने कभी भी आर्ट की तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मैं मोटिवेट यूट्यूब वीडियोस देख के नहीं हुई थी, वो मैं तो टाइम पास करने के लिए हुई। उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तो आप यकीन मानिए तब मेरा ये था कि अगर मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, इस लेवल तक तो आऊँ कि 4 या 5 पेंटिंग बने और मेरे घर में मैं उसको डिस्प्ले कर सकूँ और मैं जस्टिफाई कर सकूँ कि मैंने 2 महीने लगाए हैं और अब मेरे घर में मेरी 4 लगी हुई हैं पेंटिंग्स। तो उस तरह से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन वाटर कलर्स के बारे में ये बोलूँगी, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि वाटर कलर्स बहुत टफ होते हैं। बेटी के लिए मैं वाटर कलर स्टार्ट किया था। तो आप इनिशियल फेज में तो बहुत स्ट्रगल करते हो, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी है कि जैसे आप इनको एंजॉय करना स्टार्ट हो जाते हो, जब आप इनको पिकअप कर जाते हो ना, आप इनको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। तो आपको इनकी एडिक्शन हो जाती है। तो मेरे साथ वही हुआ। इनिशियल 2 मंथ्स तो मैंने सोचा था कि पेंटिंग करूँगी, 5-6 पेंटिंग्स बना के काम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बीता गया मेरा एडिक्शन बढ़ता गया इनके लिए और मुझे उनमें मज़ा आने लग पड़ा। तो ऐसे मेरा सफ़र चलता गया। तो आज आपकी पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही है, काफ़ी पसंद की जा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि कुछ भी सोच के आपने शुरुआत नहीं की थी, एक अचानक से ये दौर आया जो आप आर्टिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट से आप आर्टिस्ट की तरफ जो बन गई, तो फिर ऐसा आज आप कैसे अपनी पेंटिंग्स एक्चुअली क्या है कि मुझे 5 साल होने वाले हैं, तो हर एक साल का एक डिफरेंट जर्नी है। फर्स्ट ईयर में आपको लगता है कि मेरा कुछ पेंटिंग बन जाए, तो आप बिलीव करिए पहले 6 महीने तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जो भी बना रही थी वो ख़राब हो रहा था और वीडियोस में दिखा रहे थे कि आप ऐसा करिए तो ऐसा हो जाएगा और मेरे से बैठ ही नहीं रहा था। और आपको मालूम है कोरोना में तो सब कुछ बंद था, तो कोई टीचर भी नहीं मिल सकता था, तो आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के ही कुछ सीख सकते थे। तो वो 6 मंथ्स आई डोंट नो मैंने कैसे हिम्मत किया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं उसके ऊपर लगी रही और 6 मंथ्स के बाद सडनली रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। और इसमें बीच ये भी हुआ था, कोरोना में सब कुछ बंद था, ऑनलाइन भी बंद था। 2 या 3 महीने के बाद ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, तो मैंने अमेज़ोन से बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर और पिगमेंट भी ऑर्डर कर दिया था। उसके कारण मेरी पेंटिंग सडनली बहुत चेंज आ गया था। मेरा उसको छोड़ना नहीं और अच्छे पेपर और पिगमेंट का आना, तो रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गई। आप एक बच्चे को छोटी सी चीज़ देते हो कि आप इसको ऐसे करो तो आप ये कर लोगे, वो अगर वो कर लेता है तो उसको इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है। जस्ट मेरा रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, आई वॉज एबल टू सी कि मेरी पेंटिंग अब मुझे ऐसी लगती है मैं कहीं भी हैंग कर सकती हूँ। जब आपको ऐसी चीज़ मिल जाए तो आप क्या करते हो, आप और एक्साइट हो जाते हो, आपको लगता है अच्छा ये बन सकता है, चलो ये ट्राई करते हैं।
तो आई केप्ट ऑन चैलेंजिंग माई सेल्फ, मैंने अपने को चैलेंज करती गई। तो मतलब ये कह सकते हैं कि कोरोना टाइम ने सभी की लाइफ को बदल दिया और आपके लिए वो एक गोल्डन टाइम था कि उसने आपको बहुत कुछ दे दिया। वो मेरे लिए तो ये हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इसने मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट था वो अनलॉक कर दिया, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इवन ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि मैं आर्टिस्ट बन सकती हूँ। पर उसके कारण फर्स्ट ईयर में जो मेरे साथ हुआ कोरोना टाइम में, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 1 ईयर मेरे पास 100 पेंटिंग्स थी, क्योंकि मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह शाम पेंटिंग कर रही थी क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो जब हमारे पास 100 पेंटिंग्स हो गई तो हमने अपने एक आर्टिस्ट फ्रेंड से पूछा कि हम इनका क्या करें, मैं एक एग्जीबिशन करना चाहती हूँ, तो बताइए कैसे करते हैं, थीम क्या होना चाहिए, मैं उन पर पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। बोले मैम आपके पास इतनी पेंटिंग्स बन चुकी हैं, पहले इनको डिस्प्ले करिए, लोग आएंगे वो आपको बताएंगे कि क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है, तो उससे आपको डायरेक्शन मिलेगी। सो मार्च 21 में, एग्जैक्ट 1 ईयर ऑफ कोरोना, मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ था जयपुर में RS क्लब में। सो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद तो देयर वाज नो स्टॉपिंग मी, आ जाता है, मोटिवेशन नो स्टॉपिंग मी। उसके बाद तो ये था कि आप तो बताओ मुझे क्या बनाना है, मैं बनाने को तैयार हूँ। सो दैट वाज, अब मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक बच्चा होता है, हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, हम उसको शांत करा देते हैं। बिल्कुल। तो पिछले 4 सालों में मैंने उसको पूरा का पूरा खुला छोड़ दिया है। तो जो मुझे एक्साइटमेंट होती है, अच्छा ऐसा करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, तो मैं सब कर रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो आप उस एक्साइटमेंट में, उस बच्चे वाला जो क्यूरियोसिटी में ना, आप सब कुछ कर जाते हो। आपको अपने आप को खुला छोड़ना होता है, अपने को बांधना नहीं होता है। और सुषमा जी, आपकी पेंटिंग्स मैंने देखी, एक रियलिस्टिक लगती है, एकदम जैसे जीवंत तस्वीर हम कह सकते हैं वैसे लगती है। तो ऐसे पेंटिंग्स को बनाने में काफी रूल्स भी लगते हैं, क्या इन सब चीजों का कैसे नॉलेज हुआ? एक्चुअली मुझे लगता है पेंटिंग्स रूल से नहीं, दिल से बनाई जाती है। ये डायलॉग लगता है लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। और मैं मानती हूँ कि डेफिनेटली मेरे अंदर ये इनहेरेंट होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने 6 मंथ्स में इतना कुछ सीख लिया कि मैं कुछ भी बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ इनहेरेंट होगा, क्योंकि मेरे अंदर कलर सेंस भी थी कि कौन सा कलर किसके अच्छा लगता है, किसको किसके साथ जाना चाहिए, वो सब चीज़ें थी। लेकिन ये मैं क्लेम नहीं कर सकती कि 6 मंथ्स में कोई भी किस लेवल पे पहुंच सकता है। और जीवंत वाला फैक्ट, मैं डॉक्टर हूँ, सारी लाइफ मैंने जो रियलिज्म की तरफ, अटेंशन टू डिटेल, मैं कभी भी कुछ बनाती हूँ तो मेरा बड़ा ध्यान रहता है कि इसमें यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो मेरा रियलिज्म की तरफ झुकाव था, मैंने कभी एब्स्ट्रैक्ट ट्राई भी नहीं किया, तो मेरा रियलिज्म की तरफ झुकाव था। और मुझे लगता है एक अपना, हर एक बंदे का एक लेवल होता है ना, सेटिस्फेक्शन लेवल। तो मुझे लगता है कि इसके नीचे मैं इस पेंटिंग को एक्सेप्ट खुद के लिए भी नहीं करूँगी। मैं कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बनाना चाहती जिसको मेरा खुद का मन नहीं माने कि मैंने बनाई है। बिल्कुल। तो इसलिए एक लेवल तो मैंने रखा हुआ था कि इससे अच्छा होना चाहिए। और जैसे आपने बोला जीवंत हैं, तो आइज़, जो हम आइज़ के कारण वो पेंटिंग लगता है ना कि बिल्कुल लाइव हो रखा है, तो मुझे लगता है कि वो विंडो टू द सोल होता है। अगर आप आइज़ अच्छा बना लेते हो तो आपकी पेंटिंग साकार हो जाती है। तो आप जब कोशिश करते हो, विद टाइम विद एफर्ट आप बनाना सीख जाते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई रूल्स फॉलो किए जाएं। आपको कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग आ जाती है, इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप सीख जाते हो। आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको हो जाता है। बिल्कुल, आंखों में वो इमोशंस दिखते हैं, तस्वीरों में भी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ये जो आप पेंटिंग्स बनाते हैं, इसको लेकर क्या फिलोसफी आपकी रहती है? क्या सोच के, जो स्टार्टिंग में आप क्या रहता था, अब क्या रहता है, क्या बदलाव हुआ है? नहीं, मेरी फिलोसफी लाइफ में जो मैं मानती हूँ कि हमारे आसपास जो नेचर है इतनी सुंदर है और इतनी, मतलब आप उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो अगर आप मेरा पेंटिंग का कलेक्शन भी देखोगे तो वो सब पेंटिंग्स जो है नेचर से इंस्पायर्ड है। तो मेरे लिए कोई स्पेशल मुझे थीम नहीं चाहिए, मुझे तो आसपास की जो छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं मैं उसको कैप्चर करना चाहती हूँ। आप मान लीजिए मैं गार्डन में बैठी हूँ तो मुझे स्क्विरल्स दिख रही हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, या मेरे पास पेट्स हैं, तो मैं उन्हीं को कैप्चर करना चाहती हूँ अपनी पेंटिंग्स में, सो दैट आपको लगे कि हमें कुछ स्पेशल नहीं चाहिए लाइफ में खुश होने के लिए या कुछ फील करने के लिए। आपके आसपास इतना कुछ है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पेस स्लो कर लें, थोड़ा सा उनको एंजॉय करना स्टार्ट कर दें, तो लाइफ में आपको नेचर ने इतना कुछ दिया और वो भी फ्री में दिया हुआ है। तो मेरा जो मोटिवेशन या जो मेरा थीम्स होते हैं वो नेचर से आते हैं, मुझे नेचर इंस्पायर करती है। अगर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ और सनराइज़ हो रहा है तो इतने प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, सनसेट में इतने प्यारे कलर्स होते हैं, तो आई फील कि मुझे इनको पेंटिंग में अपने कन्वर्ट करना है। तो मुझे सिंपल आसपास की जो नेचर है वो मुझे इंस्पायर करती है। तो आपने मोस्टली ये है कि नेचर से रिलेटेड ही जो पेंटिंग्स है वो आपने क्रिएट की है, बनाई है? बिल्कुल। और उसके बाद नहीं, जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो आपका, जैसे आपको लगता है लेवल एक सर्टन, आपका स्किल सेट एक सर्टन लेवल का हो गया है, आप कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। तो लास्ट
जो मेरी एग्जीबिशन दिल्ली में हुई थी इंडिया हैबिटेट सेंटर में, उसमें मैंने टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर ट्राई किया। और आप तो जानते हो हमारे इंडिया के टेम्पल्स, उनको तो हम बिल्कुल, उनका जो ग्रैंडियोर है उनको तो हम कैप्चर ही नहीं कर सकते, इतना अच्छा है। तो मैंने 13 पेंटिंग्स टेम्पल आर्ट की बनाई थी इंडिया हैबिटेट सेंटर के एग्जीबिशन में, और वो काफ़ी अप्रिशिएट हुई। उसमें काफ़ी डिटेल वर्क भी था। तो जैसे जैसे आप टाइम के साथ अपना स्किल सेट पे वर्क करते रहते हो तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट करते हो। तो डेफिनेटली मैंने आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्ट, उन सब का भी काम किया है। तो जो कि वैसे तो नेचर का ही पार्ट है, हमारे नेचर में ही है सब चीज़ें। वो आर्किटेक्चर चाहे ह्यूमन मेड है, पर उनको भी मैं कैप्चर करती हूँ। मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जो अभी हाल ही में आपने शायद श्री राम मंदिर के का आपने बिल्कुल, हाँ। पेंटिंग बनाई, काफ़ी सुंदर खूबसूरत तस्वीर मुझे वो लगी, और ओके। ऐसा लग रहा था जैसे श्री राम सामने ही खड़े हैं उस पेंटिंग से, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि मुझे एक्चुअली मेरी जो लास्ट ईयर दिल्ली में एग्जीबिशन हुई थी वो एनिमल थीम पे थी, तो उसमें मैंने 45 पेंटिंग डिस्प्ले करी थी एनिमल्स के ऊपर। तो जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने मुझे बोला था कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आप इंडिया का टेम्पल आर्ट और आर्किटेक्चर क्यों नहीं ट्राई करते। तो वो बात मेरे दिमाग में एक बार बैठ जाती है ना कि हाँ मुझे ट्राई करना है। तो मेरा जो लास्ट सितंबर में यहाँ रामबाग में एग्जीबिशन हुआ, उसमें मैंने एक 4x4 फीट का हम्पी टेम्पल ट्राई किया था। वो पूरी एग्जीबिशन का शो स्टॉपर बन गया था क्योंकि लोगों को इतना पसंद आया। तो फिर मुझे लगा कि आपने, उससे पहले मैं यूरोपियन आर्किटेक्चर ज़्यादा कर रही थी क्योंकि हर एक लड़की का एक होता है ना, तो मुझे यूरोप बहुत पसंद है, तो मैं उसको काफ़ी कैप्चर करती थी। तो मैंने अपना जो दिल्ली का एग्जीबिशन इस बार हुआ है उसके लिए मैंने 13 पेंटिंग बनाई, क्योंकि मुझे लगा कि अब फाइनली मैं उस लेवल पे आ गई हूँ कि मैं जस्टिस कर सकती हूँ। क्योंकि हमारा जो टेम्पल आर्ट और आर्किटेक्चर है ना, उसको देख के आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते आपको कैसे पेंटिंग में कन्वर्ट करोगे। पर मैंने कहा बिल्कुल। नहीं, तो अब स्किल सेट से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैंने उनको ट्राई किया, और वाकई जो उनकी पेंटिंग्स बन के आती हैं वो क्लास होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जैसे कि 24 सालों से आप रेडियोलॉजिस्ट वर्क कर रही हैं, और 14 साल आपको भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में हो गए हैं। तो एक जो कैंसर से पीड़ित जो मरीज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उनके दिमाग में होती है, तो पॉजिटिव करना वो एक आपका वर्क हो गया, और कहीं ना कहीं आप अपनी पेंटिंग से भी वही पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो एक सिमिलरिटी ये हमने देखा कि पेंटिंग्स और रेडियोलॉजिस्ट में सिमिलर है, तो और क्या सिमिलरिटी आप देखते हैं और महसूस करते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, मेरा वो फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, मेडिकल फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, और आर्ट वाला फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आपने बोला कि मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, उसका मेरी पेंटिंग्स पे असर ये है कि मैं कोई भी पेंटिंग मेरी नेगेटिव या डार्कर इमोशन वाली नहीं होती है, क्योंकि मैं हाफ डे अपना हॉस्पिटल में स्पेंड करती हूँ जहाँ पर पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स आए थे, मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा टेंडेंसी होता है कि जब मैं घर आऊँ तो मेरी पेंटिंग्स में कोई भी नेगेटिव या डार्कर इमोशन नहीं हो, और मेरी पेंटिंग्स के कारण मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है कि जैसे मैं हॉस्पिटल में पूरा दिन काम करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने आप को बैलेंस कर पाती हूँ। क्योंकि आप अगर देखेंगे आसपास हर जगह पे वही न्यूज़ चल रही है, कैंसर है कैंसर है, लेकिन इनके कारण मैं पॉजिटिव रह पाती हूँ, और मैं वहाँ पर अपना जो बेस्ट होना देना होता है वो मैं दे पाती हूँ। बिल्कुल, यही पॉजिटिविटी आपके मन की जो है वही आपकी पेंटिंग्स में झलकती भी है। और साथ ही ये जो अपन जब सुषमा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब अपन कोई फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हम फील करते हैं, Right. बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। दूसरों के जो पहले से आर्टिस्ट हैं उनके मन में भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती है, Yes. और हम भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने भी आते हैं। उसके बारे में जानना चाहूँगी, वो आपकी लाइफ को लेकर भी और पेंटिंग्स को लेकर भी, दोनों चीज़ों में। हाँ, नहीं, एक्चुअली फिलोसफी चाहे आर्ट फील्ड हो या इन लाइफ इन जनरल, वो सेम ही होती है। आप कभी भी किसी भी नई चीज़ में जाते हैं तो आपको एज अ बिगिनर इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। आप मानिए जब मैंने एंट्री किया तो मैं आर्ट के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, मुझे आर्ट हिस्ट्री ज़ीरो मालूम है मुझे, ठीक है। उसके अलावा मुझे आर्ट की हिस्ट्री के, आर्ट के रूल्स भी नहीं मालूम हैं, और मैं अपने हिसाब से अपने फ्लो में जैसे भी मैं पेंटिंग कर रही हूँ। इनिशियल फेज़ में तो आपको लगता है कि आप एज अ बिगिनर आपको अपने स्किल सेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, आपको मालूम ही नहीं होता कि आप ठीक भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि आई थिंक जैसे आप स्टार्ट करते हो, आप एग्जीबिशन लगाना तो स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, आप अपना जो फर्स्ट ईयर है अपनी एप्रीहेंशंस के साथ, अपनी एंग्जाइटीज़ के साथ खुद, क्योंकि एज अ पेंटर आपको अपना जो ये स्ट्रगल है अंदर ही अंदर चलता रहता है, आप हर एक साथ शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को लगता है आप तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि आप डाउटफुल हो कि मैं कर रही हूँ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों को कैसा पसंद आएगा, वो फर्स्ट ईयर में चलता है। एग्जीबिशन करने से ये होता है कि आप अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करते हो कि ये मेरा काम है, आप प्लीज़ देखिए इसको,
और अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आपको एक टॉनिक मिल जाता है कि यस, तो आपको अपने स्किल सेट पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर इनिशियल फेज में तो क्योंकि आप नॉन आर्टिस्ट हो तो सब लोग बड़ा वेलकम करते हैं राइट। पर जैसे जैसे आप थोड़ा सा एज एन आर्टिस्ट ग्रोथ करते हो तो इनसिक्योरिटीज़ आपकी भी और दूसरे के सामने वाले की भी आती हैं। तो आपको हर कोई ना कोई आपको कोई कमेंट या कुछ मिल जाएगा कि इसको आर्टिस्ट नहीं कहते हैं, मतलब इस चीज़ को आर्ट, रियलिज्म आर्ट नहीं होता है, कोई डिफरेंट तरह के कमेंट्स होते हैं कि आपको एब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए, आप ये ट्राई करिए, हर एक आर्टिस्ट का एक यूनिक आर्ट स्टाइल होना चाहिए। तो आई लिसन टू ऑल दोज थिंग्स कि ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक की जर्नी डिफरेंट होती है। आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद एनी अदर पर्सन, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जो सामने वाला बंदा अचीव करके आया है उसने कितने साल लगाए हैं, उसका स्ट्रगल क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं अपने पे फोकस कर सकती हूँ कि मेरी जर्नी ये है कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया है विदाउट एनी आर्ट बैकग्राउंड, विदाउट एनी टीचर। तो मैं जो कर रही हूँ, मेरा जो आर्ट वर्क है, मेरा जो एंडेवर है कि जब मैं आर्ट बनाऊँ कोई उसको देखे तो उसके साथ उसका कनेक्ट हो, इमोशनली उसको रेजोनेट करे। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई, अगर मैंने एक बच्चा बनाया है तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकें। अगर उसके अंदर इनोसेंस है तो आपको उसकी इनोसेंस आपके हार्ट के ऊपर ऐसे बिल्कुल करे, टच करे, राइट। तो मेरा एंडेवर सिर्फ उतना ही है। तो मैं अभी अपने आप को, टू बी फ्रैंक, अंदर से पूरा प्योर आर्टिस्ट नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा 25 ईयर्स का जो मेडिकल वाला बैकग्राउंड है वो अभी भी मेरे आर्टिस्ट पे हावी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर एक बंदे का ओपिनियन हो सकता है, आप उन सब ओपिनियन को सुनिए, लेकिन उनको अपने ऊपर अफेक्ट नहीं करने दीजिए। क्योंकि जो बंदा कह रहा है, आपको मान लीजिए कि आपका इसको छोड़ के अब अपना आर्ट स्टाइल क्रिएट करिए, मुझे लगता है मे बी उन्होंने 20 ईयर्स में बाद अपना एक स्टाइल बनाया हो, मे बी 10 ईयर्स के बाद बनाया हो। आई एम जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड आर्टिस्ट। तो मैं अगर 4 ईयर्स में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मेरा पेंटिंग लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और रही बात आर्ट स्टाइल की, तो मुझे लगता है कि यू नेवर नो आपका कब आर्ट स्टाइल बन जाए। क्योंकि अभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि मेरा जो आर्ट स्टाइल है वो वाइब्रेंट कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं और नेचर है और रियलिज्म है। तो धीरे धीरे वो मेरा स्टाइल बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी आप फील्ड में एंटर करते हो तो आपकी जो एप्रीहेंशंस, आपकी एंग्जाइटीज़, उन सबको आपको, ये माइंड गेम है, आपको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए, हर एक की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। बहुत डिफरेंट होती है हर एक की जर्नी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपने जैसे ये जिक्र किया इनसिक्योरिटीज़ का, इसको लेकर, ये केवल आर्ट की फील्ड में नहीं, हर फील्ड में जो भी चूज़ करता है, वो सारी ये जो चीज़ें आप फेस कर रही हैं, आप मैनेज कर रही हैं हर चीज़ में। आप मैरिज की बात करिए, मैरिज के बाद भी कोई, आप नए घर में जाते हैं तो सब इनसिक्योरिटीज़ दोनों तरफ भी होती हैं, तो आपको वहाँ भी एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप जब किसी नई चीज़ में जाते हो तो अपने आप को थोड़ा ओपन रखना चाहिए कि आप जो क्रिटिसिज्म है या जो फीडबैक है उसको पॉजिटिवली कैसे लेना है। लेकिन आपने जो बात बताई ना, वो दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगी, जो चीज़ें आपने जिक्र की इस चीज़ को लेकर, किस तरह से इन सब चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से मैनेज करना चाहिए। मैं लाइफ के उस फेज़ में हूँ जहाँ मुझे पता है कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आपने 3 साल में किया कि आपने 6 साल में किया, क्योंकि आप कर पा रहे हो, यही वो बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर मैं ये बोलूँ कि किसी ने 2 साल में कर लिया और मैं 5 साल में कर पा रही हूँ, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि आप कर पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो हर एक का प्लस, किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, किसी का कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो डोंट कंपेयर, आप जो कर रहे हैं उसमें अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए। बिल्कुल सही कहा। ये एक कॉमन क्वेश्चन हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि रेडियोलॉजिस्ट और आर्टिस्ट, ये दोनों चीज़ें कैसे अपने प्रोफेशन को और पैशन को आप मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? उसके लिए मुझे लगता है कि फर्स्ट जो चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, आप तो उसके लिए आप टाइम निकालोगे। फर्स्ट, ये तो फॉरमोस्ट है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिसको आप पसंद ही नहीं करते उसके लिए आप टाइम क्यों निकालोगे, राइट। फर्स्ट तो ये है। सेकंड, मुझे लगता है कि बाय नेचर आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। मेरा स्कूल टाइम से मैं बहुत डिसिप्लिन वाली हूँ, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, सब चीज़ें फॉलो करने वाली हूँ। तो अगर मेरा कोई चीज़ मुझे करना है तो मैं उसको पोस्टपोन नहीं करती हूँ। और अगर मैंने कोई चीज़ सोच लिया मुझे करना है तो मेरे लाइफस्टाइल का वो पार्ट बनना पड़ता है उसको। मान लीजिए मैं अगर बोलूँ मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, तो फॉर लास्ट आई डोंट नो 45 ईयर्स से मैं वॉक कर रही होंगी मुझे नहीं मालूम। तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, कोई रीज़न होना चाहिए इसको छोड़ूंगी, राइट। सो किसी भी चीज़ को आप अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेते हो ना डिसिप्लिन से, फिर वो लाइफ आपकी ईजी हो जाती है। अगर मैंने सोचा हो कि मुझे 2 घंटे पेंटिंग करना है,
तो मुझे 2 घंटे पेंटिंग करना है, अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम होगा, और अगर मैं कर रही हूँ तो मैं खुश हूँ, राइट। तो डिसिप्लिन के साथ आप उन चीज़ों को अपना लाइफ का पार्ट बना सकते हो। आपको वो चीज़ पसंद होनी चाहिए। 1, मुझे बहुत पसंद है पेंटिंग करना। 3rd, आप स्पेशली कंसिडरिंग फॉर लेडीज़, कहना बड़ा आसान है कि आपने पार्ट बना लिया लाइफस्टाइल का, ठीक है, लेकिन लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनको घर भी मैनेज करना होता है, उनको बच्चे भी देखने होते हैं, उनको प्रोफेशन भी देखना होता है, प्लस इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ। तो इन सब चीज़ों के बीच में मैनेज करने के लिए आई विल से कि मेरे केस में आई एम वेरी लकी, फॉर्चुनेट कि मेरे पास एक बहुत अच्छा स्टाफ है जो मेरे साथ, क्योंकि मैंने उनको अपना वर्क डेलीकेट कर दिया है। बिल्कुल, मतलब हर एक चीज़ को ऐसा नहीं कि आपके अगर स्टाफ आपको हेल्प कर सकता है और आप उस टाइम को किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम ना। और मेरी फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट, क्योंकि आप अंदर पैशन से भरे हुए हो, आपने डिसिप्लिन भी कर लिया, तो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके साथ है, आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो स्पेशली मेरे हस्बैंड, ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर। तो आपको अभी तक मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे पूरा पुश करते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है तुम करना है तो कर लो, ऐसा नहीं, तुम करो। तो ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर, राइट। और लाइफ में मुझे लगता है कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ अपने ड्रीम्स के बियॉन्ड अचीव कर लेते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये होगा, राइट, उसके बियॉन्ड मैंने अगर अचीव किया है, तो आई कैन से कि थैंक यू गॉड, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जो भी हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं हमें, हमारे लिए गॉड ने हमें दिया होता है, गॉड का गिफ्ट होता है। सो आई विल जस्ट से थैंक यू गॉड, क्योंकि उनके कारण ही मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। सो टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन बाकी फैक्टर्स जो मैंने बोले हैं, आपका फैमिली का सपोर्ट, आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए। और क्योंकि अगर आप इसको मानें कि 6 मंथ्स के बाद जब मेरा बनना स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगा कि आई हैव सम गिफ्ट इन मी, जो मैं ये बनाना स्टार्ट हो गई हूँ और बनना स्टार्ट हो गया है, तो मैं सॉरी, मैं उसको वेस्ट नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। सुषमा जी, अभी मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो दर्शक हैं वो ये देख रहे हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि आपने जैसे एक प्रोफेशन के साथ साथ आपने आर्टिस्ट बनने का ये सफ़र शुरू किया, तो इसको लेकर शुरुआत कैसे? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शुरुआत नहीं कर पाते हैं, या तो संसाधनों की कमी के कारण, या फिर उनके मन में जो हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता, उस वजह से स्टार्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक मैसेज उनके लिए कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन, किसी भी फील्ड में एंट्री लेने के लिए। वैसे तो कहते हैं कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक टैलेंट छुपा होता है, हमारा तो बस एंडेवर ये होना चाहिए हम उसको कैसे ढूंढ पाएँ। तो उसके लिए एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि आप किस में अच्छे हैं, तो एक्सप्लोर करेंगे तो आप हर चीज़ पे हाथ ट्राई करिए, और जिसमें आपको लगता है कि आपको, ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ पे हाथ ट्राई करिए, क्योंकि हर एक इंसान को पता होता है कि उसको कुछ चीज़ें पसंद हैं, तो आप उसके ऊपर अपना टाइम लगा के देखिए, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे साथ है, तो उसको फिर परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होकर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है आप किसी भी चीज़ को चाहना और बात है, लेकिन उसको किसी मुकाम पे ले जाने के लिए एक डिफरेंट तरह की चीज़ चाहिए होती है। जैसे आप मान लें कि सब कुछ जो है फाइनली कंसिस्टेंसी के ऊपर आ जाता है। आप ये देखें कि अगर मैं पेंटिंग करना स्टार्ट हुई थी, मैंने सीखा, लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा कैजुअल हो जाती कि मैंने सीख लिया है, पर मैंने उसको उस तरह से नहीं लेके इसको कंसिस्टेंट रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हैं, विद डेली रूटीन में करते हैं, तो आपका अपना जो स्किल सेट है धीरे 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 बढ़ता जाता है। क्योंकि आप उस इंस्पिरेशन की वेट मत करिए कि कुछ स्पेशल आएगा मेरी लाइफ में और मैं कुछ उस दिन स्पेशल कर दूंगी। आप उस दिन के लिए तैयारी करिए, उस दिन की तैयारी करिए कि मेरा स्किल सेट इतना अच्छा हो जाए कि लाइफ में कभी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उस चीज़ को, मान लीजिए मुझे कोई बोलते हैं कि आपने कुछ स्पेशल पेंटिंग, आपका मास्टरपीस कौन सा बना है, तो मैं उस मास्टरपीस की वेट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, अपने स्किल सेट पे वर्क कर रही हूँ। इसी तरह लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो अपने स्किल सेट पे, अपने ऊपर वर्क करिए। जितना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपने हार्ड वर्क करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब अपॉर्चुनिटी सामने आई और आप सडनली स्टार बन गए हो। तो आपको अपने पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी अपने को छोड़ मत दीजिए कि मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, मेरी लाइफ सेटल्ड हो गई है, अब मैं बहुत खुश हूँ, उसको मत सोचिए। आप और एक्सप्लोर करिए, अपने पे वर्क करिए, क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होती है ना, आपको पता ही नहीं लाइफ में कहाँ कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, कहते हैं सफलता मेहनत मांगती है। बिल्कुल, आप
वो कह रहे हैं ना कि सफलता लोगों को लगता है अरे यार ये तो बड़ी थी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसको वहाँ पहुँचने के लिए कितना हार्डवर्क करना पड़ा है, क्योंकि हार्डवर्क के बिना सक्सेस नहीं आती है। वो कहते हैं सक्सेस नेवर स्ट्राइक्स, इट एक्यूमुलेट्स। इसलिए आपको आपने स्किल सेट पे, आप किसी भी चीज़ में अपना, आप 2 या 3 साल तक काम करके देखिए, आपको खुद ही लगना स्टार्ट हो जाएगा आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। वाटर कलर के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आपने वाटर कलर ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि कहते हैं नहीं, मैंने नहीं चूज़ किया, आपको मैंने बताया ना, मेरी बेटी ने मुझे चूज़ करवाया क्योंकि उसका वाटर कलर पोस्टर था। और टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं नॉन आर्टिस्ट थी तो मुझे लगा कि सबसे इजी वाटर कलर होते हैं, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट माने जाते हैं पेंटिंग। मुझे लगा सबसे इजी होते हैं, क्योंकि आप सोचिए मेरा लेवल क्या था कि मुझे लगा वाटर कलर सबसे इजी होते हैं, फिर एक्रेलिक और फिर ऑयल पेंटिंग। ये किसी ने बताया ही नहीं कि वाटर कलर टफेस्ट होते हैं, और कोई बताने वाला था भी नहीं, क्योंकि हम तो सब 6 मंथ अपने घर में बैठे हुए थे, राइट। और जब मैंने एग्जीबिशन लगाया तो लोगों ने बोला वाटर कलर क्यों चूज़ किया है, तो सबसे टफ होता है। और आई कुड मेक आउट कि टफ होता है क्योंकि इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। आपको इट्स लाइक मेडिटेशन, आप जब पेंटिंग कर रहे हो तो आप इतना उसमें लॉस्ट हो, आपको उसके अंदर इतना फोकस करना पड़ता है। जैसे आप मेडिटेशन करते हो ना, आसपास की दुनिया का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है अगर एक मिस्टेक किया उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वाटर कलर तो टफ तो है, लेकिन अगर फ्रेंडली हो जाओ इनके साथ फिर मज़ा ही आ जाता है। अब जैसे कि आपने एग्जीबिशन का जिक्र किया कि आपने पहली एग्जीबिशन लगाई, दूसरी लगाई, अब जैसे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, अब नेक्स्ट एग्जीबिशन आपकी कब होने वाली है जिसमें आपकी बनाई हुई ये सुंदर पेंटिंग्स जो वाटर कलर यूज़ करके आप बना रही हैं वो देख पाएँ? अभी हम लोग रादर आपसे बात कर रही हूँ, तो हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन का प्लानिंग जो है, हमारा जो एग्जीक्यूशन है दैट इज़ जैन 2nd वीक में। हम 12, 13, 14 को जनवरी को हमारा जवाहर कला केंद्र में आई एम डिस्प्लेइंग 50 पेंटिंग्स। तो 50 पेंटिंग्स है जिसमें डिफरेंट जॉनर्स हैं, आर्किटेक्चर भी है, पोर्ट्रेट्स भी हैं, विंटेज कार्स भी हैं, लैंडस्केप भी हैं। तो मैं अपना 50 पेंटिंग वहाँ डिस्प्ले कर रही हूँ। तो उसमें जो लोगों को एक पूरा वैरायटी देखने को मिलेगा और मेरे वाटर कलर्स का पूरा डिस्प्ले होगा वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डेफिनेटली आपने जो भी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, हमें उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक थी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उससे। उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपने आर्ट में और अपनी मेडिकल लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी प्रेरणा से हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे और बेहतरीन आर्टिस्ट भी मिलते रहेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए जी राजस्थान।